हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स, जिनमें हमने एक दो पेपर्स डिस्कस कर लिए, जैसे GMCH है, BFUHS है, ऐसे पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये है RUHS के द्वारा ये लगा हुआ पेपर है, जो स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड का था। यानी कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी स्टाफ नर्स सेकेंड ग्रेड की, उन्हीं को फुलफिल करने के लिए इनका एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं। दोस्तों जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स बताए जा रहे हैं, सभी पेपर्स को आपको अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना और समझना है, और जितने भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चंस के, वो आपको याद कर लेने हैं। दोस्तों वीडियो तो लास्ट तक देखनी ही देखनी है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं फटाफट सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, आपको पूछा गया था कि हार्ट की इनरमोस्ट लेयर कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकेंड, एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। अगर आपको पूछे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो फिर आपका आंसर में क्या होगा, एपिकार्डियम, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर। और अगर आपको पूछे मिडल लेयर कौन सी है हार्ट की, तो आपको फिर आपको आंसर में करना है मायोकार्डियम, ये कौन सी है, मिडल लेयर है। तो दोस्तों आपको यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है। पेरिकार्डियम होती है हार्ट के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट के चारों तरफ होती है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉट इज ए सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ड्रग। जो ड्रग वर्ड है, इसकी आपको सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन बतानी कि इसकी सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन होती क्या है, आखिरकार ड्रग है क्या। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ए सब्सटेंस दैट चेंज मूड, बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस। ड्रग क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है जो मूड को, बिहेवियर को, कॉन्शियसनेस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। तो ये आपको सिंपली यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिप्नोथेरेपी इज लिस्ट इफेक्टिव ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम। अगर पीपल्स कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा हो जिसमें अगर हिप्नोथेरेपी दे तो बहुत कम उसके ऊपर काम करे, यानी कि लिस्ट इफेक्टिव, कौन से लोगों के ऊपर हिप्नोथेरेपी लिस्ट इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन फोर्थ, स्किज़ोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है इस पे हिप्नोथेरेपी बहुत कम काम करती है। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एंजाइटी में हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छी काम करती है, हाइपरटेंशन में भी काम करती है और पेन में भी काम करती है। अब हाइपरटेंशन में कैसे करते हैं, ये आपका सवाल होगा। दोस्तों हिप्नोथेरेपी में होता क्या है, पेशेंट को रेस्टिंग दी जाती है, मतलब कंप्लीटली पेशेंट को रेस्ट दी जाती है। और सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ये हाइपर टेंशन में भी हिप्नोथेरेपी काम में आती है। आपको फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेन यूज लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन सी, एसिड फास्ट स्टेन। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है उनको डिटेक्ट करने के लिए जो स्टेन यूज लिया जाता है वो कौन सा होता है, एसिड फास्ट स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग पाउडर इज। जो ड्रेसिंग पाउडर है उसको स्टरलाइज करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन सेकंड, हॉट एयर ओवन। बाकी ऑप्शंस आप दोस्तों पढ़ते रहना, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे कुछ आपको लैब टेस्ट के आपको रिजल्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो लैब टेस्ट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से आपको टेस्ट के नेम वगैरह दे रखे हैं, कौन कौन से टेस्ट आपको बता रखे हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, WBC 15,000 पर CMM। यानी जो WBC है नॉर्मली वो कितनी होती है, 4,000 से 10,000 या 11,000, मतलब 10,000 से 11,000 तक। किसी जो बुक्स होती है अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज देते हैं, 10,000 भी बोलते हैं, कहीं 11,000, लास्ट आप 11,000 या 10,000 तक आप मान सकते हैं। ओके, तो 10,000 तक ये वैल्यू होती है, 4,000 से 10,000 तक
अब यहाँ पे जो WBC है वो बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को क्या हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से ये WBC बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आफ्टर सर्जरी द पेशेंट एब्डोमेन बिकम्स डिस्टेंडेड एंड नो बॉवल साउंड्स एज एप्रिशिएटेड, व्हाट वुड बी द मोस्ट सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई पर्सन है जिसकी सर्जरी हो चुकी है, मतलब कोई भी पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो चुकी है, अब जब उसकी सर्जरी हो गई उसके बाद में जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो रखा है, साथ ही जो वोवेल साउंड्स है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो आप समझ जाएंगे कि इस पर्सन को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हुआ है। वहीं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये जो पर्सन है इसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये कंप्लेन आपको बता दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड, पैरालाइटिक इलियस। अगर पर्सन को पैरालाइटिक इलियस होगा तो उसमें एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, साथ ही उसमें किसी भी प्रकार की बॉवल साउंड सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रजिस्टर्ड नर्स विटनेस्ड एन ओल्ड वुमन हिट बाय ए मोटरसाइकिल व्हाइल क्रॉसिंग ए ट्रेन रेलवेज, द ओल्ड वुमन फेल एट द रेलवेज, सी वॉज रेस्ड एट द स्किन इज, एज ए रजिस्टर्ड नर्स द फर्स्ट थिंग दैट नीड टू बी डन इज। देखिए एक रजिस्टर्ड नर्स है जो एक ऐसे पर्सन को देखती है, यानी कि जो पर्सन है वो रेलवे स्टेशन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करते टाइम उसको जो उसका एक्सीडेंट है वो मोटरसाइकिल से हो जाता है और वो वुमेन है वो गिर जाती है, गिरने की वजह से उसको चोट भी आती है। अब आपको ये पूछा गया कि आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, मूव द पर्सन टू ए सेफर प्लेस। जो पर्सन गिरा है उसको सेफ प्लेस पे आपको लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन डी के सभी क्या है, गुड सोर्स है, अच्छे स्रोत है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ब्लूबेरीज। ये क्या नहीं है, विटामिन डी का गुड सोर्स नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सनलाइट, सैल्मन, टूना, सर्डिनेस एंड मर्किल, फोर्टिफाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, सभी विटामिन डी के गुड सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 48-year-old woman presents with intermenstrual bleeding for 2 months and episodes of bleeding occurring anytime in the cycle. There is no associated pain. Differential diagnosis for intermenstrual bleeding does not include. ये जो कहानी इसने लिखी है ये समझने लायक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले जो 48 साल की जो महिला है इसको क्या हो रखी है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, यानी कि साइकिल के दौरान इसको ब्लीडिंग के बार बार एपिसोड्स होते हैं, यानी कि बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, साथ ही इसको किसी प्रकार का कोई भी एब्डोमेन पेन नहीं है। अब आपको पूछा क्या गया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में आपको पूछी गई है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बताना है, डज नॉट इंक्लूड, जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी ये जो कंडीशन आपको बताई गई है ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे ये इंक्लूड, यानी कि जिस कंडीशन में ये इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, ओवेरियन ट्रेटोमा। ओवेरियन ट्रेटोमा में ये कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगी। सर्वाइकल पॉलिप्स अगर हो रखा है तो उसमें ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग के एपिसोड्स जो है वो साइकिल के दौरान देखने को मिलेंगे, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, साथ ही पेन जो है वो एब्डोमेन नहीं होगा। नेक्स्ट सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज वगैरह और जो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है इन कंडीशंस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो पूछा गया है ब्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड, जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो किस में इंक्लूड नहीं है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, ओवेरियन ट्रेटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस दिए गए हैं, 4 कॉम्प्लिकेशंस दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन बताना है जो प्रीमेच्योर मेनोपॉज है उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा एक्सेप्ट से। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, डिक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। डिक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ये क्या नहीं है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस प्रीमेच्योर मेनोपॉज की वजह से होगा, इनफर्टिलिटी भी होगी, साथ ही जो मोटार जो सिम्टम्स है वो भी आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज की वजह से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which nursing diagnosis should receive priority in the plan of care for a 3 months old infants who has a salmonella infection? देखिए यहाँ पे आपको प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा गया है,
3 महीने का क्या है बच्चा है जिसको साल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया है, और यहाँ पे जो साल्मोनेला इन्फेक्शन है इसका नाम आते हैं, आप समझ गए होंगे, बच्चे को क्या होगा, डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी जो नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है वो क्या बताना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। सीधी सी बात है, डायरिया अगर बच्चे को होगा तो डिहाइड्रेशन भी उस बच्चे को होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो सीधी सी बात है फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो गई है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू केसेज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड इज डिटरमाइंड बाई। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में न्यू केसेज जितने भी आ रहे हैं एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंस रेट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, इंसिडेंस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग बिहेवियर डज नॉट इंक्लूड्स ए पेरेंट्स ओवन। वो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं जो पेरेंटिंग बिहेवियर को, वो पेरेंट्स को खुद को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो कौन सा फैक्टर है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए 32-year-old woman is presented to the gynecology clinic with infrequent periods. A hormone profile is done and all the following are consistent with polycystic ovarian syndrome except, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट। एक 32 ईयर की ओल्ड वुमेन है जो गायनिक क्लिनिक में आती है और वो कंप्लेन बोल रही है कि इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि पीरियड्स की उसको क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको हार्मोन प्रोफाइल जो है इस पर्सन की गई है, वो हार्मोन की प्रोफाइल आपको यहाँ पे कुछ शो की गई है, लेकिन आपको बताना है सभी जो हार्मोन की प्रोफाइल वो क्या है, कंसिस्टेंट होती है। किस कंडीशन में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर, यानी पीसीओडी का आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर सभी हार्मोन्स की प्रोफाइल जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट आपको यहाँ पे बोला है, कौन सा एक हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो गलत है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, डिक्रीज एलएच। यानी कि पीसीओडी जब होता है तो उसमें एलएच का लेवल बढ़ जाता है, डिक्रीज नहीं होता है। बाकी जो है वो बिल्कुल वैल्यू सही है पीसीओडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये बार बार पूछा भी जाता है कि कौन सी वो ड्रग है जो रेडमैन सिंड्रोम कॉज करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेल पेशेंट डॉक्टर टेलीफोन्स एन एडल्ट जेरोंटोलॉजी प्राइमरी नर्स केयर नर्स प्रैक्टिशनर टू inquiry about the patient illness. The doctor reports that her father relies upon her to explain everything to him. The nurse practitioner initial response is to, एक मेल पेशेंट है जिसकी डॉक्टर जो है वो टेलीफोन पे बात करती है, किससे, एडल्ट जेरोंटोलॉजी जो प्राइमरी केयर नर्स है उससे, जो नर्स प्रैक्टिशनर है उससे बात करती है और उसकी जो भी बीमारी है उसके बारे में वो पूछताछ करती है। अब जो डॉक्टर्स है वो रिपोर्ट करती है फादर के बारे में कि ऐसे, मतलब सब कुछ वो एक्सप्लेन कर देती है उसके बारे में। अब जो नर्स प्रैक्टिशनर है उसका अगला रिस्पॉन्स क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, टेल द डॉक्टर दैट द नर्स प्रैक्टिशनर कैन डिस्कस द इंफॉर्मेशन ओनली विद द पेशेंट। जो भी उस डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दी है, जो भी उस डॉक्टर को जो नर्स है वो इन्फॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बतानी है, पेशेंट को ही बतानी है वो इन्फॉर्मेशन, और किसी को भी नहीं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है बार बार तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग यूज ली जाती है, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया बिल्कुल सिंपली। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, इमिप्रामाइन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, इमिप्रामाइन। ये एम्स के एग्जाम्स में, ईएसआईसी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को लेंथी करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन का मतलब वही होता है कि बेड वेटिंग अगर बच्चा कर रहा है तो कौन सी ड्रग लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका जो है वो बदल के पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर ऑफ ए सेरिब्रल एन्यूरिज्म विथ रिजल्टिंग सब अरेक्नोइड हैमरेज, यानी कि SAH, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SAH। आपको पूछी गई है मोस्ट कॉमन साइट, किसकी साइट पूछी गई है, जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है, यानी कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म जो रप्चर हुआ है उसके वजह से सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है। तो ये जो इसकी जो SAH हुई है, यानी कि सब अरेक्नोइड जो हेमरेज हुआ है उसकी मोस्ट कॉमन साइट आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड,
एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म है उसकी वजह से जो रप्चर हुआ है या फिर सब अरेक्नोइड जो हेमरेज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ लिनेजोलिड, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए वो क्या है, गलत है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के तौर पे लिनेजोलिड को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेटर द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस। देखिए जो नर्स है वो एक ऐसे पेशेंट को कैरी कर रही है जो मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नर्स क्या मॉनिटर करेगी उस पेशेंट का, या फिर कौन सी फाइंडिंग उसको मिलेगी कि इस मैकेनिकल वेंटिलेटर की वजह से उस पर्सन को क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो नर्स क्या है, उस पेशेंट को बार बार मॉनिटर करती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक विथ रिपोर्ट्स ऑफ एक्यूट पेन एंड लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई, द एडल्ट जीरोंटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर इन्फॉर्म द पेशेंट दैट दीज सिम्टम्स रिक्वायर। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट आपके पास में आया क्लिनिक पे और आपको कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को एक्यूट पेन हो रखा है, बहुत कम मतलब पेन हो रहा है, साथ ही मेरे को देखने में प्रॉब्लम भी हो रही है। किस साइड में, राइट आई से, जो राइट साइड की आई है उसमें थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है और मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कंप्लेन आपको पेशेंट आके करता है। तो जो यहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर है वो सबसे पहले क्या करेगी, जो सिम्टम्स आपने जो पेशेंट ने आपको बताए हैं इसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, इमीडिएट रेफरल टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आपको वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं बनना है, आपको उस पेशेंट को क्या करना है, रेफर कर देना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ए बी। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा होता है, ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको देता है, और जो ए बी ग्रुप है वो सबसे लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इनिशियल केयर ऑफ रेप विक्टिम्स द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड बाय ए नर्स एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसकी इनिशियल केयर कर रहे हैं, एक रेप विक्टिम की, किसी पर्सन का रेप हुआ है और रेप होने के बाद में आप उसको क्या कर रहे हैं, इनिशियल केयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सभी काम नर्स करेगी एक काम को छोड़कर। जो इनिशियल केयर यहाँ पे दे रहे हैं उनमें से आप एक केयर नहीं देंगे, वो कौन सी है, एक्सेप्ट से आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, टच द क्लाइंट टू शो एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। आपको किसी भी प्रकार से पेशेंट को टच नहीं करना है, बाकी जो आपके यहाँ पे वर्क है वो आपको करने हैं कंटिन्यू। मेंटेन द नॉन जजमेंटल अप्रोच, प्राइवेसी, एश्योर प्राइवेसी। नेक्स्ट, अकम्पनी द क्लाइंट्स इन द एग्जामिनेशन रूम। ये सभी केयर आपको करनी है लेकिन पेशेंट को टच किसी भी प्रकार से नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। जो सिक टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है, ये डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्पिरिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा एस्पिरिन को लेकर, अभी जानेंगे उसको भी आगे। चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो एस्पिरिन है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड इन द इंटेस्टाइन कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज नोन एज। जो इंटेस्टाइनल जूस है जो सिक्रेट होता है कहाँ से, इंटेस्टाइन से, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसका नाम आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट,
सक्सिन टेरिकस, ये आपको जो एंजाइम है ये आपको पूछा गया है, एंजाइम का नाम, और यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट सक्सिन टेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट, सभी क्या है मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है किसके, एथेरोस्क्लेरोसिस के, एक को छोड़कर। एक क्या नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है, और वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक। पहले तो मैं आपको बता दूं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में डिफरेंस क्या होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, मॉडिफाइबल है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक, कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहा है तो उसको हम एडवाइस कर सकते हैं उसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम करवाने के लिए, ओके, उसको मना कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल खाने के लिए। लेकिन एज किसी की बढ़ रही है, क्या आप उसको रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। हेरिडिटी, कोई भी जेनेटिक है तो वो भी आप नहीं ट्रीट कर सकते। जेंडर जो है, जो भी है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये नॉन मॉडिफाइबल है, और ये क्या है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट एडमिटेड विथ स्टेटस एपिलेप्टिकस, आपको बतानी है ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, स्टेटस एपिलेप्टिकस की। पेशेंट एडमिट हुआ है स्टेटस एपिलेप्टिकस का, यहाँ पे आप फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड डाइजीपाम, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, डाइजीपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा एक सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ऑलिक एसिड, जो ऑलिक एसिड है वो क्या नहीं है, सैचुरेटेड फैटिक एसिड नहीं है। बाकी सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पार्मिक एसिड, ल्यूरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये सभी क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए 69-year-old फीमेल पेशेंट reports dyspareunia. Physical examination reveals sparse hairs and introitus that admits 2 fingers and a pale dry vagina. The adult gerontology primary care nurse practitioner initial management is to recommended. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए 69-year-old यानी कि जो 69-year-old फीमेल है ये कंडीशन आपको बता रही है डिस्पेरियूनिया की रिपोर्ट ये कर रही है। दोस्तों क्या होता है डिस्पेरियूनिया, कौन बताएगा आप में से, एक बार कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइए। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन आपको पहले कोशिश करनी है और बतानी है कि डिस्पेरियूनिया का मतलब क्या होता है। बिल्कुल छोटी सी टर्म है। आगे देखिए, जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो स्पेयर्स हेयर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, साथ ही 2 फिंगर्स से जब इसके विजाइना को एग्जामाइन किया जाता है तो ये पेल और ड्राई वेजाइना यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर है वो यहाँ पे इस पर्सन का क्या इनिशियल मैनेजमेंट करेगी, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड टॉपिकल हार्मोनल क्रीम। टॉपिकल हार्मोनल क्रीम जो है वो इस पेशेंट को एडवाइस करनी हो, टॉपिकल जो हार्मोनल क्रीम है वो यहाँ पे उस पर्सन को एडमिनिस्टर करवानी है, ये आपका क्या रहेगा इनिशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबॉडी अकर्स एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सी वो एंटीबॉडी है जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ IgM। IgE जो होती है वो एलर्जी के अंदर देखने को मिलती है, मतलब एलर्जी जब किसी पर्सन को होती है तो उसमें IgE बढ़ जाती है। IgG क्या होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, किसको, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है, किसमें, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है। ये क्वेश्चंस बार बार इम्यूनोग्लोबुलिन से पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is not typical antipsychotic and does not have marked extra pyramidal side effect, निम्नलिखित में से कौन से एक नोट टिपिकल एंटीसाइकोटिक यानी कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है और साथ ही वो किसी भी प्रकार के कोई भी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं दर्शाती है। जो EPS है यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है वो किसी भी प्रकार से नहीं होते हैं, तो उससे आपको ड्रग का नाम बताना है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड क्लोजापाइन। जो क्लोजापाइन है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एग्जाम्पल नहीं है और ना ही ये EPS कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ हिपेरिन ओवरडोज विच एजेंट शुड बी यूज्ड, अगर हिपेरिन की ओवरडोज किसी पर्सन को हो जाए तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
सिंपली आपको प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो एंटीडोट के रूप में काम में लेना है। अगर हिपेरिन की ओवरडोज हो जाए तो जो प्रोटामाइन सल्फेट है ये एंटीडोट के रूप में आपको काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in case of development of urticaria 1/2 hour after the blood transfusion has begun, the first action by the nurse should be। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और 1/2 आवर बाद यानी कि 1.5 घंटे बाद में उस पर्सन को अर्टिकेरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पे आप एज ए नर्स क्या करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, स्टॉप द इन्फ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसको क्या कर देना है, सबसे पहले स्टॉप कर देना है। बाकी जो भी काम है वो सारे आप बाद में करते रहना, सबसे पहला काम आपका रहेगा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट इज नोन एज। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होती है तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग है जो अप्रूव हो चुकी है, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो अप्रूव हो चुकी है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। तो कौन सी है, आपको यहाँ पे जो ड्रग्स है उनके नाम दे रखे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग का नाम आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, ओमेलिजुमाब। ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए क्या है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 55-year-old man was admitted after a motor vehicle accident with multiple injuries. His friend reported that he had been seeing a psychiatrist for an unknown diagnosis. He stated that the patient sometimes get hyper for on reason, that becomes violent and sometimes is depressed. Of the following, which general psychiatric disorder is characterized by the pattern of aggression or violence, which include irritability, agitation, violence बिहेवियर ड्यूरिंग मैनिक और साइकोटिक एपिसोड्स। देखिए यहाँ पे जो इतनी बड़ी कहानी है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक 55 साल का पर्सन है जिसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है और उसको क्या हुई है, मतलब मल्टीपल इंजरी हुई है, जगह जगह से उसको खरोच आई है। अब यहाँ पे उसका जो फ्रेंड है वो उसको मतलब उसको लेके आया है और वो आपको बता रहा है कि ये किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रहा था, ये जो पर्सन है ये साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा था। अब यहाँ पे जो उसने बताई है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, उसने जो कंडीशंस बताई है, यानी ये वियोलेंट भी हो जाता है जल्दी से, ये डिप्रेशन में भी चला जाता है। ये जो आपने कंडीशंस देखी है, मतलब साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताए गए, जैसे कि एग्रेशन वो पर्सन हो रहा है, वियोलेंस, साथ ही इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, वियोलेंट बिहेवियर उस पर्सन का है ड्यूरिंग मैनिक और साइकोटिक एपिसोड्स के साथ में। तो ये किस बीमारी को दर्शा रहा है, कौन से साइकेट्रिक बीमारी इस पर्सन को हो रखी है। तो दोस्तों इस कहानी में जो ये बीमारी बता रखी है वो कौन सी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी इस पर्सन को क्या हो रखा है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वो सब्सटेंस है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं होता है, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं होता है, बाकी सभी फिल्टर होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, वाटर भी होता है और साल्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए 6 month प्रेग्नेंट लेडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। 6 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक सब्सटेंस है या फिर कौन सा वो ड्रग है जो इस पर्सन के लिए, इस महिला के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, रेटिनॉल। जो विटामिन ए है, सॉरी जो रेटिनॉल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के लिए। बाकी जो टिटनेस टॉक्सोइड वो दे सकते हैं, फॉलिक एसिड और जो फेरस सल्फेट की जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, लेकिन रेटिनॉल 6 महीने की प्रेगनेंसी पे नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट्स इज। जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डीपीटी का वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन जो लगाई जाती है उसकी साइट आपको पूछी गई है कि कौन सी साइट पे डीपीटी का टीका जो है वो बच्चे के लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डेल्टॉइड। जो डेल्टॉइड मसल है वहाँ पे लगता है डीपीटी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरोलेक्टोन प्रोड्यूस। जो स्पाइरोलेक्टोन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपको सिंपली बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए,
हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड हाइपरकैलेमिया। जो स्पाइरोलेक्टोन है वो क्या होती है, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग होती है, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग होती है। तो सीधी सी बात है ये पोटेशियम ब्लड के अंदर बढ़ा देगी। तो ये जो स्पाइरोलेक्टोन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट इज, कौन सा वो एजेंट है जो वारफेरिन ट्रीटमेंट के साथ में अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। यानी कि वारफेरिन थेरेपी के साथ में कौन सा एजेंट आप नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात ये है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट एस्पिरिन। अभी थोड़ी देर में पहले मैंने आपको बताया था कि एस्पिरिन का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अगर आप वारफेरिन के साथ में एस्पिरिन दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये ब्लीडिंग ज़्यादा कोज करेगा और ये हेमरेज की कंडीशन कोज कर देगा। और सीधी सी बात है आप सभी को पता भी होगा कि वारफेरिन की जो एंटीडोट वो क्या है, विटामिन के है। यानी कि जो वारफेरिन है वो भी क्या करती है, ब्लीडिंग कोज करती है। इसलिए अगर वारफेरिन के साथ में एस्पिरिन दे दी, एंटीप्लेटलेट ड्रग आपने दे दी, तो ये ब्लीडिंग ज़्यादा कोज करेंगे, हेमरेज की कंडीशन पेशेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग 3 लीटर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए क्लाइंट्स विया पैरासेंटेसिस द नर्स वुड बी अलर्ट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। आपने किसी पर्सन के पैरासेंटेसिस के दौरान आपने 3 लीटर फ्लूइड जो है वो निकाल लिया है। कितना लीटर, 3 लीटर फ्लूइड आपने निकाल लिया है। जो नर्स है वो अब जान चुकी है कि इस पर्सन को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नर्स जो है वो अलर्ट हो चुकी है इस पर्सन को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है। अगर किसी भी पर्सन के पैरासेंटेसिस के दौरान अगर 3 लीटर फ्लूइड या इससे ज़्यादा फ्लूइड निकाल लेते हैं तो उस पर्सन को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड वेस्कुलर कोलैप्स। जो वेस्कुलर कोलैप्स है ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, पैरासेंटेसिस के दौरान अगर आप फ्लूइड ज़्यादा निकालो तो वेस्कुलर कोलैप्स हो सकता है। ये क्या कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है उसका मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकसेज ऑन प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव एंड सर्विसेज। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है वो किस पे फोकस करती है, प्रिवेंटिव पे, नॉट क्यूरेटिव एंड सर्विसेज, इनके ऊपर क्या करती है, फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। आपको पूछा गया कि लंग्स का टेस्ट अगर आप करते हैं तो किससे करते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है दोस्तों ऑप्शन सेकंड स्पायरोमीटर। ये लंग्स फंक्शन टेस्ट के लिए बनाया गया एक स्पेशल क्या इंस्ट्रूमेंट है। टोनोमेट्री आपने पढ़ी होगी, आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए टोनोमीटर यूज लिया जाता है। स्पैग्मोमीनोमीटर ब्लड प्रेशर जांचने के लिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और जो बैरोमीटर है ये भी आपने पढ़ा होगा, एयर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज लिया जाता है। तो सभी मीटर के मैंने आपको यूज बता दिए। कभी भी आपको फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे तो आपको अब आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंटेन्स रोडोप्सिन पिगमेंट। आई का कौन सा वो पार्ट है जो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है उसको क्या करता है, बनाता है। यानी कि आई के कौन से पार्ट में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉजेज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विथ मिल्क। वो कौन सा एजेंट है या कौन सा सब्सटेंस है जिसको दूध के साथ में लेने से क्या करता है, दांतों को खराब कर देता है, यानी कि डिस्कलरेशन ऑफ टीथ जो है वो कॉज कर देता है। ये क्वेश्चन एम्स नोरसेट 20 में भी पूछा गया था और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन। यानी कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये क्या करता है, टीथ के डिस्कलरेशन का मुख्य कॉज होता है जब इसको दूध के साथ में लिया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन का क्या है, साइड इफेक्ट है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ये इसका कॉज बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये कंडीशंस पेशेंट्स में होती ही होती है। तो दोस्तों ये थे अपने 50 क्वेश्चंस जो स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड में पूछे गए थे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे RUHS से जो भी MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर हुए वो सभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है अभी 2022 का होने वाला है। तो वो पेपर्स हम सारे डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उनमें भी पूछे गए हैं। ये ऑल जो भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है
उन सभी एग्जाम्स में ये सभी हेल्पफुल होंगे। तो आपको सभी पेपर्स अच्छे से देखने हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर दबा देना है। अपने फ्रेंड्स को तो शेयर करना ही करना है। साथ ही आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।